हेलो स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास का चैप्टर 4 कर रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, राइट। तो अभी हमने जो लास्ट वीडियो में किया वो क्या किया, चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर किया, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम समझ रहे थे, थॉमसन का मॉडल हम समझ चुके थे, ठीक है। और इससे भी पहले हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से चार्ज पार्टिकल्स को साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की, ठीक है। पहले जे थॉमसन आए, उसके बाद ई गोल्डस्टीन आए, उसके बाद क्या हुआ, न्यूट्रॉन्स कौन लेके आए, जे चैडविक लेकर आए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था। और स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम जो कि जे थॉमसन ने दिया था वो भी हमने पढ़ लिया था। अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है, मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। रदरफोर्ड इंटरेस्टेड थे ये जानने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम में किस तरीके से अरेंज्ड है, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है। इन्होंने किया क्या, एक गोल्ड फॉइल पेपर लिया, ठीक है, बहुत थिन, ठीक है। अगर हम एक पेपर की बात कर रहे हैं ना तो ये भी बहुत ज़्यादा थिक है। सिल्वर फॉइल भी जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा थिक होता है, ठीक है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चाहा किस पे, गोल्ड फॉइल पे, और उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया। उसके ऊपर उन्होंने क्या डाला, अल्फा पार्टिकल्स डाले, फास्ट मूविंग, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने जो है अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे आप देखो, अल्फा पार्टिकल लिया, गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है। H2+ यानी हीलियम का जो डबली चार्ज होता है वो उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया, ठीक है। जो गोल्ड फॉइल है वो क्या है, थिन लेयर है, 1000 एटम्स थिक। कैसा, 1000 एटम्स थिक। यानी आप ये जो देख रहे हो ना, ये साइड से अगर देखोगे तो कितना थिक मिलेगा आपको, 1000 एटम मिलेंगे इसके अंदर। यानी इतना थिक लिया था उन्होंने एक गोल्ड फॉइल पेपर, फिर भी वो थिन था, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस। उन्होंने क्या लिया, मैंने अभी ऊपर बताया था ना कि उन्होंने डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस लिया था, ठीक है। मास कितना, 4u। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस। मास कितना लिया, 4u, है ना। आपको पता है कि हीलियम का मास 4 यूनिट होता है, ठीक है। हमने 3rd चैप्टर में पढ़ लिया था मास निकालना, ठीक है। ये क्या होते हैं, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये इनके पास क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत बड़ी मात्रा में होती है, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्या था, अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स, ठीक है। कि एक्सपेक्ट उन्होंने ये किया था कि जो अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स से डिफ्लेक्ट होंगे और वापस आएंगे, ठीक है, किससे, गोल्ड एटम से। अब वो गोल्ड एटम है ना, आपको वैसे भी पता होगा गोल्ड एक एलिमेंट है, ठीक है। तो वही एलिमेंट उन्होंने यूज किया। सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शंस। क्योंकि क्या था, अल्फा पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैवी थे, ठीक है, हैवियर देन द प्रोटॉन्स। उसके अंदर जो प्रोटॉन है ना उससे बहुत ज़्यादा हैवी थे। अभी आप ये छोड़ो बात, यहाँ देखो, ये क्या है, हमें पता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में मिलते हैं। और जो अल्फा पार्टिकल्स ये जो जा रहे हैं, ठीक है, ये डिफ्लेक्ट हुए, और ये बहुत बड़ी मात्रा में डिफ्लेक्ट हुए थे, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी बड़ी मात्रा में डिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या थे, देखिए यहाँ पर जो खाली जगह है ना वहाँ से वो निकल गए स्ट्रेट लाइन, देखिए ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, जहाँ ये टकराए, बीच में जहाँ पे टकराए वो वहाँ से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। और ये डिफ्लेक्शन उनको लार्ज डिफ्लेक्शन मिला, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिला। उन्होंने इतना जो है एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लार्ज डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स से ज़्यादा हैवी होते हैं, इसीलिए वो प्रोटॉन्स से, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली होते हैं, तो वो आपस में जब पॉजिटिव टकराते तो क्या होता है, रिपेल होता है। तो रिपेल्शन की वजह से वो क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, गोल्ड एटम्स है, राइट। ये अल्फा पार्टिकल्स इन्होंने यहाँ से भेजे, और यहाँ से भेजने के बाद क्या हुआ, जो बीच में न्यूक्लियस है उससे टकराकर वापस आ गया, क्योंकि न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय अ गोल्ड फॉइल, होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ क्या, एक्सपेरिमेंट ने दिया क्या, एक्सपेरिमेंट गेव अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या रही और कंक्लूजन क्या निकला, यानी कंक्लूजन क्या था, वहाँ पे क्या चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है।
पहला ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्या दिया था ऑब्जर्वेशन? मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। बहुत सारे ऐसे फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि क्या हो गए थे? स्ट्रेट मूव हो गए थे। देख रहे हो आप, स्ट्रेट मूव हो गए सारे, ठीक है, वो स्ट्रेट निकल गए थे गोल्ड फॉइल पेपर से। सेकेंड उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया? सम ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स, कि कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हो गए और छोटे छोटे एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, छोटे छोटे एंगल्स पर, ये देखिए यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो सरप्राइजिंगली थर्ड ऑब्जर्वेशन कि सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स अपीयर्ड टू रिबाउंड। 12,000 पार्टिकल्स जो थे अल्फा पार्टिकल्स वो गए, उनमें से कोई एक ही ऐसा था जो वापस आ रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी कि कुछ तो स्ट्रेट निकल गए। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि कुछ डिफ्लेक्ट हुए। और सरप्राइजिंगली ये हुआ कि वहाँ पे 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो वापस डिफ्लेक्ट हो रहा था, एवरी 12,000, ठीक है। रदरफोर्ड ने अपने अकॉर्डिंगली बोला कि दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट as incredible as if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने बताया था कि आप एक कोई भी 15 इंच का कुछ भी ले लो, टिश्यू पेपर ले लो या कोई भी पीस ले लो, ठीक है, और क्या करो, उसको बर्न करो, फायर करो उसको, ठीक है। फायर करने पे क्या होगा, उसमें से चिंगारी निकलती है ना, चिंगारी निकलती है, वो आपके ऊपर आएगा और आपको हिट करेगा, राइट। तो ऐसे ही क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट में हुआ। तो अल्फा पार्टिकल्स डाला गया, उसमें से एक पार्टिकल वापस आया, या 12,000 में से एवरी 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक ऐसा पार्टिकल था जो वापस आया, ठीक है। उसी को यहाँ पर इन्होंने इस एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि आप कोई भी पेपर ले लो या टिश्यू पेपर ले लो, उसको बर्न करो, बर्न करने पे जो चिंगारी आपके पास आएगी, सेम इस एक्सपेरिमेंट में हुआ, ठीक है। अब देखो, Rutherford conclude from the alpha particle scattering experiment that conclude किया गया, क्या conclude किया गया? फर्स्ट तो एम्प्टी स्पेस जो हमने इसमें देख लिया, राइट। सेकेंड क्या था? पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाइज लिटिल स्पेस। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जहां से वो डिफ्लेक्ट हुआ अल्फा पार्टिकल, वो क्या करके चलता है? लिटिल स्पेस लेके चलता है। क्या? बहुत ही छोटा ही, देखो जहां से डिफ्लेक्ट हुआ है बहुत ही छोटा स्पेस है ना, जो भी डिफ्लेक्शन हो रहा है ये बहुत ही छोटे स्पेस से हो रहा है, राइट। तो एम्प्टी स्पेस क्या? Most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particles passed through the gold foil without getting deflected। कि बहुत सारा एटम में ऐसा पार्ट है, ठीक है, जो एम्प्टी है, खाली है, ठीक है, उसमें से अल्फा पार्टिकल क्या हो गए? स्ट्रेट निकल गए। अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए? स्ट्रेट निकल गए, है ना। ऐसी पॉजिटिव चार्ज जो थे ऑक्यूपाइज लिटिल स्पेस, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो लिटिल स्पेस लेके चलते हैं। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। कि इससे हमें पता चलता है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो वापस आए थे डिफ्लेक्ट होके, तो इससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर बहुत ही लिटिल स्पेस लेके चल रहा है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। एम्प्टी स्पेस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाइज लिटिल स्पेस, राइट। और थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ पर, कंसंट्रेशन इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, a very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom। थर्ड में ये बता रहा है कि जो कंसंट्रेशन है, यानी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आप लोगों को पता होगा, ठीक है, जो वॉल्यूम है ना, जो मास है, वो एक एटम को शो कहाँ कर रहा है? मास उसका बीच में ही रहेगा ना, तो वो जो स्पेस है वो बहुत ही कम है। क्या है? वेरी स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, आपको जो अल्फा पार्टिकल्स है ना, बहुत ही कम ऐसा फ्रैक्शन था जो वापस 180 डिग्री पर आ रहा है। यानी ये देखो यहाँ पे जो एक आ रहा है ना, ये अल्फा पार्टिकल, ये 180 डिग्री पे आ रहा है, राइट। और ये वाले जो छोटे छोटे स्मॉल जो है एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स थे जो वापस 180 डिग्री पर लौट कर आए थे। यानी वहाँ पर क्या है? कंसंट्रेशन इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। जो एटम का रेडियस होगा, ठीक है, उसके एटम से 10⁵ लेस होगा। अभी देख लो फीचर्स क्या थे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के। फर्स्ट फीचर क्या था? देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। वहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर था जो कि
जिसको एटम का क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, कि जो सारा मास है, ठीक है, जो सारा मास है एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, ठीक है। यानी फर्स्ट क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज जो है वो सेंटर में है और जो पूरा मास है एटम का वो किस में है, न्यूक्लियस में है, ठीक है। सेकंड क्या है इनका फीचर, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन इनकी ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करते हैं, राइट। इनका थर्ड जो फीचर था वो क्या था, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, कि एटम से के साइज से अगर कंपैरिजन करेंगे तो न्यूक्लियस का साइज क्या था, बहुत छोटा था। अभी हमने यहाँ पर देखा ना, लेस 10⁵ टाइम्स लेस, ठीक है। तो फर्स्ट क्या थी कि पॉजिटिवली चार्ज कहाँ होते हैं, सेंटर में होते हैं, जो एटम का पूरा मास होता है वो न्यूक्लियस में होता है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ पे। थर्ड ऑब्जर्वेशन कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो एज कंपेयर एटम के साइज के से लेस होता है, ठीक है। अभी हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ लिया, ठीक है, रदरफोर्ड के मॉडल का ऑब्जर्वेशन पढ़ लिया। इसके अलावा हमने देख लिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं, राइट, फीचर्स पढ़ लिए, ठीक है। अभी आप देखो ड्रॉबैक्स, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था। फर्स्ट ड्रॉबैक देखो, द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, कि जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन था सर्कुलर पाथ पे वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो स्टेबल है, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर पाथ उनका जो बना हुआ है, जैसे हम अभी देखेंगे इस वाले बोर मॉडल में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अभी हमने पढ़ा ना कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो स्टेबल है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, कि कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर ऑर्बिट पे है वो एक्सेलरेट करेंगे, क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, जब एक्सेलरेशन होगा तो वहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स है यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी रेडिएट करेंगे, यानी एनर्जी अपने अंदर से निकालेंगे बाहर की साइड, ठीक है। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इसके बाद क्या होगा, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी एनर्जी लूज कर देंगे रेडिएट कर करके, ठीक है, और वो फाइनली कहाँ चले जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अब ड्रॉबैक फर्स्ट तो यही था और सेकंड ये था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं और एक्सेलरेट करते करते एनर्जी रेडिएट करते हैं और वो न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं, ये इनका ड्रॉबैक था, ठीक है। अच्छा, इफ दिस वर, अगर ऐसा होता, सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो। अगर ऐसा होता तो एटम क्या होते, हाईली अनस्टेबल होते, वो स्टेबल हो ही नहीं सकते थे, है ना। अगर कोई मैटर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर ये इसमें कोई एटम है तो ये अनस्टेबल होते हैं और निकल के बाहर चल रहे होते हैं, राइट। बट जो आज के समय में हम देख रहे हैं ना, हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो, ठीक है। जो आज के समय में हम मैटर देख रहे हैं, कोई भी मैटर जो आज के टाइम पे हम देख रहे हैं वो उस तरीके का होता ही नहीं। अगर ये दो स्टेटमेंट्स को अगर हम लेके चलते हैं ना तो एटम क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते और हम जिस मैटर को आज के टाइम पे देख पा रहे हैं वो उस तरीके के होते ही नहीं, ठीक है। तो इनके दो ड्रॉबैक्स यही थे, द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, कि वो स्टेबल नहीं था और वो एक्सेलरेट करता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक्सेलरेशन करते करते वो रेडिएट करता है अपनी एनर्जी और रेडिएट करते करते वो किस में चले जाते हैं, न्यूक्लियस में चले जाते हैं अपनी एनर्जी लूज करके, ठीक है। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने समझाया कि इसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स के थ्रू, थिन गोल्ड फॉइल के थ्रू, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बोर का जो मॉडल है, ठीक है, बोर मॉडल, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। होपफुली आज की जो ये वीडियो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।